बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। और जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आ गई हूँ आज की क्लास में आपके लिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं L2 जो कि हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12th, क्लास 12th, और उसके दो बेहतरीन इम्पॉर्टेंट वाले टॉपिक्स। तो शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें, ये सब पढ़ना है। और चाय कॉफ़ी के साथ जो है इसको शुरू करते हैं। जिनको नींद आ रही है वो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, उछल कूद कर लें, क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नज़रिए से भी, और खैर कंपटीशन का तो क्या ही कहना। बीटी कॉटन जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद बीटी कॉटन से ही हम पीड़क प्रतिरोधी पौधे बनाएंगे। उसके बाद आरएनए अंतरक्षेप जो आपको बुक में पढ़ने से तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, इसलिए ये क्लास आपको अटेंड करनी बहुत जरूरी है। पहला जो हमारा है वो है बीटी कॉटन। ये बीटी कॉटन वही है जिसे हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़कर आए हैं, जिसका नाम था बैसिलस thuringiensis। ठीक है, ये बैसिलस thuringiensis क्या था? तो ये बैसिलस thuringiensis जो है वो कुछ स्पेशल टाइप के कीड़ों में बीमारियां फैलाता है। जैसे नाम आपको अभी मैं लिख दूंगी, उसको फैलाता है डायप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और कोलियोप्टेरा। ठीक है, कोलियोप्टेरा। ये तीन मेंबर हैं भाई ऑर्थोपोडा संघ के, तीन जो है क्लासेस हैं। इनके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, कीड़े आते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनको नुकसान पहुंचाने वाला होता है बीटी। तो उस टाइम हमारे सामने ये समस्या थी कि ये जो कीड़े हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं बातें कर रही हूँ, ये लगा हुआ है अपना, तो हमारे कपास को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। ठीक है, कपास को नुकसान पहुंचा रहा था और ये कपास में ऐसे छेद कर देता था। कपास की जो बॉल होती है, कपास किसी ने देखा है भाई? कपास क्या होता है? कपास में ऐसा पहले खुलने के बाद की कहानी, यहाँ पे कॉटन लगा होता है इधर ऐसे, लेकिन जब वो बंद रहता है, मतलब ये चीज़ पूरी बंद रहती है, तो कॉटन अंदर रहता है, ये जैसा दिख रहा है। तो ये जो है ना, ये बेचारा, क्या बेचारा तो क्या नुकसान ही पहुंचा रहा है, ये पूरा कपास को खा जाता था। ये अलग अलग वैरायटी के कीड़े, जैसे मैंने आपको कहा लेपिडोप्टेरा है ना, डायोप्टेरा, इन सब के कीड़े हैं। तो इसमें कौन कौन आता है? इसमें आपके आते हैं बीटल आता है, ठीक है, आपके इंसेक्ट्स मक्खियाँ आते हैं। लेपिडोप्टेरा में कौन आता है भाई? थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किसी को याद हो तो लेपिडोप्टेरा में देखो आपके आते हैं जो ब्राउड वर्म है, ठीक है, और आपके डायोप्टेरा में आती हैं मच्छर, मक्खियाँ, ठीक है, और कोलियोप्टेरा में आते हैं आपके बीटल्स। तो एक ये कीड़ा भी है जो क्या करता था, ये बेचारा खा रहा है अपना भोजन। अब ये कॉटन को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिससे कॉटन की फसल बर्बाद हो रही थी। तो हमें याद आया कि हमने जो है उस चैप्टर में बीटी के नाम को पढ़ा था। तो वो बीटी क्या करता है? वो बीटी इन इंसेक्ट्स को बीमारियां फैलाता है। पढ़ा याद आ रहा है कुछ पुराना कि ये इंसेक्ट अगर इस बीटी को खा लें, बैसिलस thuringiensis, तो इनके पेट में क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है। हालांकि वो गड़बड़ नहीं है, इनके पेट में अल्सर टाइप हो जाता है, छेद हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस बीटी को कपास में डाल दें, तो जब भी ये कीड़े खाएंगे तो इनका पेट खराब हो जाएगा और ये मर जाएंगे, तो फिर ये दोबारा खाने के लिए नहीं आएंगे, है ना, या खा के मर भी जाएं। चलो, तो भाई बीटी कपास क्या है? वही है कि बैसिलस thuringiensis जीवाणु के कुछ विभेद, सारे नहीं, कुछ स्ट्रेन एक ऐसी प्रोटीन उत्पादन करते हैं जो विविध समूहों के कीटों, और वो समूह कौन से थे? मैंने अभी एक जो दो नाम लिए, चाहे नीट के हिसाब से आप याद कर लें उसे, वैसे तो बोर्ड में तो नहीं पूछा गया है कभी। और कौन कौन से हैं? एक तो देखो डायप्टेरा है ना, लेपिडोप्टेरा, ये सब ऑर्थोपोडा के हैं, कोलियोप्टेरा। इन कुछ समूहों के जिनके मैंने एग्जाम्पल दिए, जो मच्छर मक्खी है इसमें आते हैं, इसमें बीटल्स आते हैं, उसमें बॉलवर्म वगैरह कुछ आते हैं। ठीक है, तो भाई ये इन समूहों के कीटों को क्या करते हैं? मारने में सक्षम होता है।
क्या होता है, ये जो बैसिलस थुरिंजियसिस है ये एक वायरस है, सॉरी बैक्टीरिया है। ये लो जी बैक्टीरिया बहुत मुस्कुरा रहा है, खुश है बड़ा, क्योंकि इसको पता है ये क्या कर रहा है, इन सब कीड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अंदर एक क्या होता है, जीन होता है। इस जीन से एक प्रोटीन बनता है। इस जीन और इस प्रोटीन को वैसे क्राय बोलते हैं, और यही क्राय मतलब रोना, लेकिन ये खुद नहीं रो रहा, दूसरों को रुला रहा है, ये इन कीटों को रुला रहा है, ठीक है। तो ये क्राय प्रोटीन होता है, और क्राय प्रोटीन होता है उसी क्राय जीन से ही बनता है। बस फर्क इतना है कि जब हम क्राय प्रोटीन लिखते हैं ना तो सी कैपिटल में लिख देते हैं ऐसे, और जब जीन की बात करते हैं तो स्मॉल में लिख देते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है ये इसके अंदर बनता है और एक जीन से बनता है जिसको क्राइजीन कहते हैं, लेकिन ये प्रोटीन इसको नुकसान नहीं पहुंचाता, ये निष्क्रिय रहता है, इनएक्टिव रहता है, निष्क्रिय, इनएक्टिव। कब तक, जब तक ये इस बैक्टीरिया के अंदर है। जब ये कीड़ा, जिसको हमें षड्यंत्र, जिसके लिए हम रच रहे हैं, है ना, हमने क्या करना है, इसी के लिए षड्यंत्र रचना है। अब ये जो कीड़े हैं इस कैटेगरी के, जब इसको खा लेंगे, मान लो इस बैक्टीरिया को जबरदस्ती खा लिया इन्होंने, किसी के अंदर था और खा लिया, या ये बैक्टीरिया इनके अंदर चला गया, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, इनके पेट में जाकर छेद कर देता है। इतना खतरनाक होता है ये जीन और इससे बना प्रोटीन। तो भाई जब पेट ही फट जाएगा, सब अंदर से टूट फूट हो जाएगा, तो क्या ये जिंदा रहेंगे, कीड़े मर जाएंगे। तो बस इसी का यूज हमने क्या किया, इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा, चाणक्य की तरफ बैसिलस थुरिंजियसिस का जीन निकाल लिया हमने, ठीक है। जीन निकाल के क्या किया, उस जीन को हमने कॉटन के अंदर डाल दिया, प्लांट के कॉटन की सेल के अंदर जीन को डाल दिया। मतलब हमने क्या किया, एक तरह से जीएमओ बना दिया है भाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना दिया है, ठीक है। अब जब भी ये कीड़े इसको खाते तो वही इनकी इंटेस्टाइन फट जाती और ये मर जाते। तो कुछ कीड़ों को अकल आ गई तो उन्होंने खाना बंद कर दिया, और जो नहीं अकल आई वो तो फिर मर ही रहे थे। तो हमने इस तरह से जो है कपास को बचा लिया, ठीक है, जिंदगी बचा ली उसकी। बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु जैसे बैसिलस थुरिंजियसिस, संक्षेप में जिसको बीटी कहते हैं, से निर्मित होता है, ठीक है। बीटी क्या है, बीटी बैसिलस थुरिंजियसिस है, इससे बना हुआ ये जीन भी बीटी है, लेकिन ये जीन का नाम क्या है, क्राइजीन, और ये जो प्रोटीन बनाता है वो क्या है, क्राई प्रोटीन, ठीक है। इस तरह से जैव पीड़कों का निर्माण होता है, अर्थात बीटी कपास। अभी हमने क्या बनाया, अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई, क्या करा हमने, वो बीटी से हमने जो बीटी वाला था बैसिलस थुरिंजियसिस, उससे जीन निकाल के कपास में डाल दिया। लेकिन सबसे पहले हमने कपास में नहीं डाला। ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले बनने वाला बीटी क्रॉप कौन सी थी, लिख लो जरा। सबसे पहले बनने वाली बीटी क्रॉप थी बीटी बैंगन, नोट कर लो भाई इसको। बीटी ब्रिंजल बनाया था सबसे पहले हमने, क्योंकि ये इंसेक्ट सबको खाते हैं, आपको पता है खेत में तो भाई ये जो कैटरपिलर जैसे जीव हैं, ये सब किसी की लार्वा अवस्था है, तो ये सबको खाते हैं। तो सबसे पहले हमने बीटी बैंगन बनाया था, और जब ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो हमने और भी कुछ बनाए, जैसे बीटी कपास तो देख ही लिया आपने, कॉटन, बीटी मक्का भी बना दिया, बीटी धान भी बना दिया, बीटी टमाटर, बीटी आलू, बीटी सोयाबीन, ये सब के नाम आपको याद रखने हैं। और ये भी सबसे पहला कौन सा बना था, फर्स्ट। बैसिलस थुरिंजियसिस अपनी वृद्धि की एक विशिष्ट प्रावस्था में प्रोटीन क्रिस्टल बनाते हैं, वही जो क्राय प्रोटीन है, ठीक है। इन क्रिस्टलों में ही एक विषैली कीटनाशी प्रोटीन होती है, जिसको हमने क्या नाम दिया है भाई, क्राय प्रोटीन या बीटी प्रोटीन। लेकिन कीट द्वारा इस प्रोटीन को खा लेने के बाद यह कीट की आहार नाल की क्षारीय पीएच के कारण सक्रिय रूप में बदल जाते हैं। बैक्टीरिया में तो ये कैसा रहता है, निष्क्रिय रहता है, लेकिन वो जो कीट है, ये लो बना देती हूं आपके लिए कैटरपिलर, वो कीट जब इस बीटी बैक्टीरिया को खा जाती है
या हमने जो कॉटन के अंदर इस जीन को डाल दिया है, ये लो कॉटन के बॉल के अंदर हमने वो जीन डाल दिया, कौन सा, क्राई जीन या बीटी जीन, जो भी कहना चाहते हैं, वो डाल दिया, इसने इसको खाया, खा के ये जीन कहाँ जाएगा, इसके इंटेस्टाइन में। ऐसे तो ये इनएक्टिव रहता है उस बैक्टीरिया के अंदर या प्लांट के अंदर, और हमें भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसा नहीं कि अगर हम इस पेड़ को, क्योंकि कॉटन तो हम खाते नहीं है, लेकिन मान लो हमने ये भी सब भी बनाए हैं, मक्का, टमाटर, आलू वालू, तो भाई हम खाएंगे, हमें नुकसानदायक नहीं, हमारी इंटेस्टाइन की पीएच जो है इस लेवल की नहीं है। तो इसकी जो इंटेस्टाइन की पीएच होती है वो कैसी होती है, एल्केलाइन होती है। एल्केलाइन वैसे मतलब क्षारीय, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई क्षारीय पीएच। इस क्षारीय पीएच की वजह से ये जो इनएक्टिव प्रोटीन था वो एक्टिव हो जाता है, भयंकर रूप धारण कर रहा है, धूमता, इसको तांडव आ जाता है ना, शिव जी की तरह एक तांडव करने लग जाता है, और क्या कर देता है, इसकी इंटेस्टाइन को छेद कर देता है। सलमान खान की तरह इसको डायलॉग याद आ जाता है, छेद करने वाला। तो भाई ये छेद कर देता है। अब भाई छेद ही कर दिया तो बताओ मरेगा ही ना कीड़ा, तो कीड़ा जो है वो क्या हो जाता है, मर जाता है, बेचारी का राम राम सत्य हो जाता है। और यही षड्यंत्र हमने रचा और इतनी फसल बना दी। इस जीवाणु की विषैली प्रभाव वाली प्रोटीन को कोड करने वाली भाई हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए होता है, पुरानी कहानियों में डीएनए में जीन होते हैं, इस जीन से पहले एमआरएनए बनता है और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, जिसको हमने 2 स्टेप में बांटा है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, अनुलेखन, अनुवादन। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन को कोड मतलब आपको पता है, ये जो जीन्स है जो प्रोटीन को कोड करती है वो 3 कोडोन में होती है। ठीक है, ये तो पता है ना। कोडोन करने वाली जीन को कपास के साथ अन्य पौधों में भी प्रविष्ट कराया गया है। कौन कौन से पौधे हैं हम देख चुके हैं। इस प्रोटीन को क्राई नाम दिया गया, जिसे कैपिटल सी बनाकर सीधे अक्षरों में लिखा जाता है। इस प्रोटीन को कोड करने वाली जीन को क्राई कहते हैं। देखो ये फर्क देख लेना, जो मैंने कहा पहले बता दिया मैंने आपको कि यहाँ पे सी कैपिटल है। जब आप कोड करने वाली प्रोटीन का नाम लिखेंगे तो सी कैपिटल लिखेंगे, और जब जीन का नाम लिखेंगे तो सी स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, ये बात कोई नहीं बताएगा, फिर हम सब एक जैसा है ना, गुड़ गोबर बराबर कर देंगे, इसलिए इसको ध्यान रखिए। किसी विशिष्ट प्रकार का बीटी विष विशिष्ट प्रकार के कीटों के लिए ही प्रभावी होता है, ऐसा नहीं है सब कीट मर जाएंगे। मैंने आपको जो 2-3 समूह बताए थे, जनरली उस समूह के कीटों को ये नुकसान करता है। ठीक है, चलिए, तो विशिष्ट प्रकार के कीटों को ही करता है, नहीं तो फिर सब में डाल देंगे हम तो। अतः जीन का चुनाव चयनित फसल, एक तो कौन सी फसल है इसके ऊपर करना पड़ेगा, और लक्ष्य कीट कौन सा है उस पे आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप बीटी वाला डाल रहे हैं या और कौन सी चीज या कौन सा बैक्टीरिया डाल रहे हैं। समझ गए मेरी बात। जैसे कपास को खाने वाला अगर कीट जो है वो इन 3 समूह में नहीं होता, कोई चौथे ही कीट होता, तो फिर हम बीटी कॉटन काम में नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये बीटी जो है वो सिर्फ किसको कर रहा है, बीटी तो सिर्फ उन 3 समूह वाले कीटों को ही नुकसान पहुंचा रहा है, उन्हीं की इंटेस्टाइन में छेद कर रहा है, बाकी को नहीं पहुंचाएगा, हमें नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो भाई ये है। मान लो कोई फंगस इसको टारगेट कर रही होती तो फिर बीटी फेल है, क्योंकि वो फंगस को बीटी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक, तो हमें ये डिपेंड करेगा कि हमारी फसल क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है। तो बीटी समझ में आ गया। पहले मैं आपको एक रिवाइज कर देती हूँ, क्या किया एक बार फिर से समझ लो। हमारे पास एक क्या था, बैसिलस तुरेंजिस, आओ कहानी सुने। एक हमारे पास बैक्टीरिया था जो बड़ा खुश था क्योंकि उसके पास एक स्पेशल जीन था, उस जीन का नाम था क्राइजीन। यह क्राइजीन एक क्राई प्रोटीन बनाया करता था। कहानी सुन लो, बहुत पहले की बात है, एक बीटी बैसिलस तुरेंजिस प्रकार का जीवाणु था। यह जीवाणु एक बड़ा खुश रहता था क्योंकि उसके पास एक जीन था जिसका नाम क्राइजीन था, और यह क्राइजीन एक क्राई प्रोटीन बनाता था। क्राई प्रोटीन बैसिलस के अंदर इनएक्टिव अवस्था में रहा करता था, इसीलिए ये खुश था क्योंकि इसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा था।
हमने इस बीटी को कपास की फसल के अंदर की सेल के अंदर डाल दिया। ये जीन यहां से काटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से और डायरेक्ट किस में डाल दिया, प्लांट में, है ना, डायरेक्टली प्लांट में डाल दिया। इस जीन को वाइट कर दूं थोड़ा सा इसको, इसके अंदर डाल दिया। कपास बहुत दुखी था क्योंकि कपास को इंसेक्ट खा लिया करते थे, लेकिन जब उसके जीवन में बीटी आया तो उसने उसके जीवन को सुखी बना दिया। क्यों सुखी बनाया? क्योंकि जब भी कोई कीड़ा कपास को खाता था, कोई मतलब वही वो 3 समूह वाले कीड़े, जब भी कोई कीड़ा इस कपास को खाता था तो वह कीड़ा मर जाता था क्योंकि उसकी आहार नाल में छेद हो जाते थे इस क्राई जीन की वजह से, और बेचारा कपास इस बीटी की वजह से खुश हो गए। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, अब हम इस कपास को और बीटी की इस यादगार भरी जिंदगी के कारण इस कपास को बीटी कपास नाम दिया गया, है ना। इनकी इस यादगारी दास्तान को, खुश भरी दास्तान को हमने क्या नाम दे दिया, बीटी कपास। समझ में आ गया? चले, अच्छा, अब जैसे कि मैंने कहा कि ये जो बीटी है ये विशिष्ट होता है ना, किसी विशिष्ट कीटों के लिए अलग अलग होता है, तो इसमें जीन भी अलग अलग होता है। क्राई जीन तो है, लेकिन उस क्राई जीन को हमने कुछ नाम दिए हैं, जैसे जीन क्राई 1 AC, जीन क्राई 2 AB द्वारा कोडित प्रोटीन कॉटन बॉलवर्म को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो वर्म है, हम कह रहे हैं कि इतने सारे कीड़ों को वो क्या कर रहा है, मारता है, लेकिन ये 2 जो जीन है कि अगर बैसिलस में बीटी है उसके अंदर ये 2 जो जीन है, ये 2 जो जीन है वो किस वाले वर्म को मारेंगे, कॉटन वाले वर्म को मारेंगे, कॉटन बॉल वर्म को मारेंगे, जो हमने अभी पिक्चर भी देखा था, जो उसकी कॉटन बॉल में छेद कर रहा था। इसी तरह एक होता है कॉर्न बॉल, उसके लिए अलग जीन है, उसके लिए है क्राई 1 AB, उसके अंदर क्राई 1 AB होता है। तो ये क्राई 1 AB होगा तो ही वो कीड़ा मरेगा। अगर क्राई 1 AB है और कॉटन को खाने वाला कॉटन बॉल है तो फिर उस पर कोई असर नहीं करेगा। ठीक है, ये क्राई 1 AB किसके लिए है, कॉर्न बॉल वर्म के लिए है सिर्फ, इसलिए विशिष्ट है। तो यही ये कह रहा है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी फसल को नुकसान कौन सा कीड़ा पहुंचा रहा है। अगर कॉर्न बॉल पहुंचा रहा है तो आप ये वाला जीन डालो बीटी कॉटन में से निकाल के, अगर ये वाला नुकसान पहुंचा रहा है बॉल वर्म तो फिर आप इन दोनों में से कोई जीन डाल दो। ठीक है, समझ में आ गई? ये नाम याद रखने हैं भाई, कंपटीशन के हिसाब से भी। वैसे तो बीटी कॉटन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जबकि जीन क्राई 1 AB द्वारा निर्मित प्रोटीन मक्का के छेदक, वही कॉर्न बॉल समझ गए ना, कॉर्न मतलब मक्का, बॉल मतलब उसकी कॉर्न की बॉल को छेद करने वाला, है ना, कॉर्न बॉल बोरर है ये। ठीक है, तो ये बोरर को मारता है, अर्थात कॉर्न बोरर के लिए नियंत्रित है, बोल नहीं है, ये बोरर है, छेदक। चलिए, समझ गए विशिष्ट है कैसे, ये 2 आपको नाम याद रखने हैं। अब पीड़क प्रतिरोधी पौधे और भी बनाए हमने, पीड़क प्रतिरोधी पौधे। फिर कहानी नंबर 2, बीटी कॉटन समाप्त। ठीक है, अब एक बार एक गांव में तंबाकू रहा करती थी। वह तंबाकू बड़ी दुखी थी क्योंकि उसकी जड़ों में जो है क्या रहता था, एक निमेटोड रहता था, और ये निमेटोड उसकी जड़ों को बड़ा नुकसान पहुंचाता था। ये देख रहे हो, जड़ों में गिठाने बनी हुई है। तो ये जो जड़ों में रूट, इस बीमारी को कहते हैं रूट नॉट, के साइलेंट है भाई, है ना, नॉट, के को हम नहीं बोलेंगे, गुच्चा है मैं के से। रूट नॉट जो है वो क्या करता था, इसकी जड़ों में जाके उसकी जड़ों में गिठाने बना देता था, जिससे तंबाकू बड़ा दुखी था। ये तंबाकू की जड़ें हैं, तो हमने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। क्या सॉल्यूशन निकाला, वही
आरएनए अंतरक्षेप, जो कि दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर का और जो बच्चों को बहुत कम समझ में आता है। क्या नाम था उस कीड़े का, जरा देख लें इसको। मेलेनोइडे गाइन इनकोग्निटा, मैंने इसको ऐसे याद रखा है, इनकोग्निटा। ग्निटा का मतलब होता है खा लेना, है ना, गीट लिया तूने, ऐसे बोलते हैं ना, बस गीटे जा तू, तो मैं इनकोग्निटा मतलब इनको गीट लिया, इनकोग्निटा ऐसे मैंने याद रखा है, ठीक है। मेलेनोगाइन इनकोग्निटा नामक एक गोल कृमि किसको कहते हैं, निमेटोड्स को कहते हैं। एस्केलमेंथिस के जो मेंबर है निमेटोडा को ही दूसरा नाम क्या है, एस्केहेलमेंथिस, यही तो नाम है ना, दोनों एक ही तो है, ऑब्लिक, और उन्हीं को हम गोल कृमि यानी कि राउंड वर्म कहते हैं, राइट, सही हूं ना मैं। तो ये क्या है, तंबाकू के पौधों की जड़ों में संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम कर देता था। दुखी था बेचारा तंबाकू। फिर इसके जीवन में भी कोई और आया, वहां बेटी आया था, यहाँ पे भी आएगा। इसके अंतर संक्रमण को रोकने के लिए एक अनूठी रणनीति, वही षड्यंत्र, रणनीति तो बहाना है, हम तो षड्यंत्र रचेंगे, कुछ भी बोलो आप, ठीक है, चालाकी, षड्यंत्र रणनीति को अपनाया गया जो आरएनए अंतरक्षेप, यही जो है आपकी बुक में हेडिंग दे रखी है और उसी को हमें पढ़ना है, आरएनए अंतरक्षेप। अंतरक्षेप का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब करना। डिस्टर्ब करने को इंग्लिश में और क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस करना, है ना। कभी मूवीज में आपने सुना होगा इंटरवेल सुना होगा, लेकिन हम बोलते हैं, हम किसी को डिस्टर्ब करते तो बोलते हैं इंटरफेरेंस कर मत करो, मेरे मामले में इंटरफेरेंस मत करो, ऐसे मूवीज में डायलॉग सुने होंगे आपने। तो इंटरफेरेंस कर दिया हमने, इसके विघ्न डाल दिया। कहाँ विघ्न डाला है, आरएनए में विघ्न डाल रहे हैं हम इसके, किसके, उस निमेटोडा के, मेलेनोइडी गाइन के इनकोग्निटा में आरएनए के साथ हम छेड़छाड़ करने वाले हैं। आरएनए अंतरक्षेप या आरएनए इंटरफेरेंस सभी यूकैरियोटिक जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। बहुत सारी चीजों में हम इसको यूज करते हैं, इस वाले मेथड को। अब है क्या ये मेथड, मैं आपको समझाऊंगी, पहले सुनो। आरएनए अंतरक्षेप, यहां से आपकी एनसीईआरटी शुरू होती है। आरएनए अंतरक्षेप या आरएनए इंटरफेरेंस एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें आरएनए अणु विशिष्ट एमआरएनए अणुओं को निष्क्रिय कर जीन की अभिव्यक्ति को रोक देता है। क्या कहा मैम आपने, समझ नहीं आया, मैं समझाती हूं। याद करो वो पुरानी बातें कि हम क्या करते हैं, हम डीएनए लेते हैं, डीएनए में हम क्या करवाते हैं, अनुलेखन करवाते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। कई बच्चे मुझे बोलते हैं मैम इंग्लिश भी लिख दिया करो, बेटा बोल रही हो ना, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब जरूरी नहीं है हर चीज़ लिखना, है ना, मेरा टाइम बर्बाद होता है, ट्रांसक्रिप्शन, और मुझे आलस भी आता है, ठीक है। चलो, तो ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, क्या बनाते हैं मैम, एमआरएनए बनाते हैं। चलो, एमआरएनए में फिर अनुलेखन करते हैं, अनुवादन करते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। देखो इंग्लिश तो मुझे पता है, हिंदी में शायद अनुलेखन अनुवादन ही है, सही है, हाँ ठीक है, अनुवादन करते हैं, ट्रांसलेशन, ओके, करते हैं, और उससे क्या बनाते हैं, हम एक प्रोटीन बनाते हैं। ये बात समझ में आती है सबको, हाँ मैम समझ में आती है। मतलब कि अगर हमें कोई प्रोटीन बनानी है तो हमें पहले एमआरएनए बनाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। ये एमआरएनए जो यहाँ लिखा हुआ है। अब कहानी उस किसकी, निमेटोड की पढ़ते हैं। ये है हमारा निमेटोड, कौन, वो इनकोग्निटा। ये भी बड़ा खुश था। ये निमेटोडा एक कीड़ा है, लेकिन मैं अभी कीड़े की फॉर्म में नहीं बना रही। यहाँ जगह कितनी है, चलो ये कीड़ा है, कीट है, ठीक है, लेकिन मैं इसको कीड़े जैसा नहीं बना रही क्योंकि स्पेस के हिसाब से काम हो रहा है। इस कीड़े में क्या होता है, वही सेम प्रोसेस। इसके पास एक डीएनए था, ये डीएनए क्या करता है, डीएनए का
ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आपने पढ़ा है, डीएनए खुलता है, फिर पेम्पलेट लगता है, फिर उससे एमआरएनए बनता है। और एक बात और, आपको याद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ट्रांसक्रिप्शन में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सिर्फ एक टेम्पलेट काम में आता है जिससे एमआरएनए बनता है, दोनों टेम्पलेट से एमआरएनए नहीं बनता। और इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, वही रीजन हम यहाँ काम में ले रहे हैं। ठीक है, सुनो समझ में आएगा। तो डीएनए के दोनों टेम्पलेट अलग हो जाते हैं और इस वाले टेम्पलेट से क्या बनेगा, मान लो इस वाले से हमारा एमआरएनए बनता है, तो ये एमआरएनए आ गया हमारे पास। अब क्योंकि इस वाले टेम्पलेट से एमआरएनए बन रहा है तो हम इसको कह रहे हैं ये हमारे काम का एमआरएनए है, सेंस है, इसका कोई सेंस है ना, सेंस का मतलब है हमारा, कोई मीनिंग है। तो हम इस एमआरएनए को कहते हैं कि ये सेंस एमआरएनए है, या सेंस आरएनए बोल दो खाली, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंस एमआरएनए क्योंकि इसी से ये प्रोटीन बनना है। ठीक, अब मेरी ये कहानी वही पुरानी वाली मैं याद दिलाती हूँ कि वहां पे मैंने इसलिए ऐसा कहा था कि सिर्फ एक टेम्पलेट से एमआरएनए बनता है, क्योंकि दोनों टेम्पलेट से अगर एमआरएनए बनेंगे तो ये एक दूसरे के पूरक होंगे और ये दोनों एमआरएनए आपस में जुड़ जाएंगे और फिर एमआरएनए कैसा हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। और डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए कभी प्रोटीन नहीं बनाता, ये मैंने वहां पे बताया है क्लास में, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। ठीक है, जब मैंने ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आपको डिफरेंस बताया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं, डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में फर्क बताया था कि क्या फर्क है दोनों में और क्यों फर्क है। क्योंकि अगर दोनों से बनेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे एमआरएनए और फिर हमारा एमआरएनए बेकार हो जाएगा। बस यही षड्यंत्र हमें काम में लेना है। अगर मैं क्या करूं, ये जो कीट है इसके अंदर ये जो एमआरएनए बन रहा है इसको अगर मैं डबल स्ट्रैंडेड कर दूं तो इससे ये प्रोटीन नहीं बनेगा, और मैं यही चाहती हूं क्योंकि यही प्रोटीन मेरी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, यही कीड़ा जो है मेरे इसको काट रहा है, और अगर मैं इस प्रोटीन को खत्म कर दूंगी तो ये प्रोटीन इस कीड़े में नहीं बनेगा और ये कीड़ा या तो मर जाएगा या इनएक्टिव हो जाएगा। मुझे तो कीड़े को सफाया करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यही मेथड अपनाऊंगी। अब सुनो एक बार, इस विधि में द्विरज्जु की एमआरएनए, ये यही कह रहा है, ये वाली लाइन समझ में आ गई कि विशिष्ट एमआरएनए अणुओं को निष्क्रिय कर देते हैं। हमने इसको निष्क्रिय कर दिया, कैसे, इसके साथ दूसरा एमआरएनए जोड़ के। अब कैसे जोड़ा वो बताऊंगी मैं आगे, इसको डबल स्ट्रैंडेड कैसे करेंगे वो बताएंगे अभी आपको। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, निष्क्रिय। निष्क्रिय करने का एक ही तरीका है, इसको डबल स्ट्रैंडेड बना दो। इस विधि में द्विरज्जु की यानी कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो जीव के किसी वांछित जीन से संबंधित है का प्रवेश होने से जीन से अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए अणुओं का निष्क्रिय हो जाता है। ये जो ट्रांसक्राइब किया है, ट्रांसक्रिप्शन ही कहेंगे ना इसको, ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए है उसका निष्क्रियण हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसको डबल स्ट्रैंडेड कर देंगे तो कहानी आगे जाएगी नहीं। ये बच्चों को आरएनए इंटरफेरेंस बहुत कम समझ में आता है। ठीक है, एमआरएनए की अनुपस्थिति में संबंधित प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता, प्रोटीन ही नहीं बनेगा, प्रोटीन का कबाड़ा। एग्रोबैक्टीरियम संवाहक का उपयोग कर, ये आ गया एग्रोबैक्टीरियम, पिछला चैप्टर टीआई प्लाज्मिड का नाम लिया था हमने। संवाहकों का उपयोग कर सूत्रक्रमी, सूत्रक्रमी का मतलब वही निमेटोडा जो हमारा वो है इनकोग्निटा। अच्छा, ये इनकोग्निटा को है ना इनकोग्निशिया भी लिखा हुआ है क्योंकि उसकी स्पेलिंग ऐसी है ना, इनकोग्निशिया, इनकोग्निशिया भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन मैंने तो भाई एनसीईआरटी में इनकोग्निटा ही लिखा हुआ है और मैंने याद भी कर रखा है उस हिसाब से। जीनों को परपोषी पौधे में प्रवेश कराया जा चुका है। हम क्या करते थे, उस जीन को, किस जीन को, जिससे कि ऐसा ही कुछ एमआरएनए बन जाए जो उसको डबल स्ट्रैंडेड कर ले। अभी समझाती हूँ, पहले मुझे पढ़ने दो एक बार। ये लिखा हुआ डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी कोशिका में अर्थ यानी कि सेंस आपको बताया था, सेंस एमआरएनए
प्रति अर्थ यानी कि एंटीसेंस आरएनए का निर्माण करता है। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। जो द्विसूत्री यानी कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण करेंगे, जिससे आरएनए अंतरक्षेप प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस प्रारंभ हो जाएगा और इसी कारण सूत्रक्रमी की विशिष्ट दूत एमआरएनए निष्क्रिय हो जाएंगे। उस निमेटोडा का एमआरएनए निष्क्रिय हो जाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगा और वो मर जाएगा। ठीक है, अब इसकी कहानी को एक बार में समझो क्या कर रहा हमने। फिर से, ये वो हमारा कीड़ा है जो सबसे बदला ले रहा है ना। इसमें एक डीएनए है। डीएनए में जब हम क्या करते हैं, डीएनए में जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इसके अंदर, कीड़े के अंदर एक एमआरएनए बनता है। ये रहा। इस एमआरएनए को हम कह रहे हैं सेंस एमआरएनए। क्यों सेंस एमआरएनए कह रहे हैं? क्योंकि इसी से प्रोटीन बन रहा है। सेंस का है, ये हमारे काम का है, मतलब का है। वहां पे एनसीईआरटी लिखती है अर्थ। सेंस का मतलब, क्योंकि अर्थ होता है, अर्थ का मतलब हमारे मतलब का है, मीनिंग का है हमारे, क्योंकि इससे एमआरएनए से क्या बन रहा है, एक प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, हमारा षड्यंत्र क्या है कि हम इस एमआरएनए से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाना चाहते हैं ताकि आगे का प्रोटीन नहीं बने, क्योंकि हम कह रहे हैं कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाते। हमें ये बात पता है, एनसीईआरटी ने बता रखी है। तो अभी हमने क्या किया कि हमने टीआई प्लाज्मिड लिया, एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड। ठीक, हमने एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड में क्या किया, इसका ये वाला जो डीएनए था इसको एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया। ये रहा टीआई प्लाज्मिड, इसके अंदर प्लाज्मिड के साथ हमने ये इसका व्हाइट वाला जो डीएनए था, प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड, और इसके साथ हमने ये डीएनए डाल दिया, लेकिन अलग अलग डाला। क्यों अलग अलग डाला? क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन होगा तो फिर एक ही एमआरएनए बनेगा, लेकिन हमें तो दो एमआरएनए चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। ठीक है, तो मैं इस चीज को अलग कर रही हूं। मतलब क्या कर रही हूं मैं, समझ में आया क्यों अलग कर रही हूं? क्योंकि अगर मैं इस डीएनए से वापस ट्रांसक्रिप्शन करूंगी तो फाइनली तो एक ही एमआरएनए बनना है, मुझे तो दो एमआरएनए चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस वाले टेम्पलेट को अलग कर दिया, इस वाले टेम्पलेट को अलग कर दिया, और यहां पे दो टेम्पलेट ले लिए उस डीएनए के। अब इस दोनों टेम्पलेट से क्या बनेंगे, एक एक एमआरएनए बनेंगे। ट्रांसक्रिप्शन होगा और क्या क्या बनेगा, एक एक एमआरएनए बनेगा। ये क्या है, एमआरएनए। अच्छा, एक और बात सुनो, जब हमारे काम का एमआरएनए होता है तो हम उसको सेंस एमआरएनए कहते हैं। मान लो ये हमारा वो सेंस एमआरएनए है जो यहाँ पे प्रोटीन बना रहा था। ये वाला कौन सा है, सेंस एमआरएनए है ना। ये वो वाला आ रहा है क्योंकि हमने दोनों लिया। मान लो इसको मैं ए दे देती हूँ और इसको बी दे देती हूँ। ए से सेंस वाला बन रहा है, ठीक है, तो ए ये है और बी ये है। तो ए से सेंस वाला बन रहा है तो सेंस एमआरएनए बोल दिया। अब सेंस का उल्टा क्या होगा, तो हम उसको बोलेंगे एंटी सेंस, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, प्रोटीन तो ये बनाएगा, ये तो बनाता ही नहीं। ठीक है, ये तो सिर्फ काम बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं हम। तो ये एंटी सेंस एमआरएनए है। ए से बन रहा है वो सेंस एमआरएनए और बाकी जो दूसरा स्ट्रैंड था डीएनए का उससे जो बन रहा है वो एंटी सेंस एमआरएनए है। अब क्या करेंगे, हम इसको दोनों को छोड़ देंगे एमआरएनए को, तो दोनों एमआरएनए क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पूरक हैं। तो भाई ए एमआरएनए और बी एमआरएनए, मतलब कि सेंस वाला और एंटी सेंस वाला एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक तो समझ गए ना, डबल स्ट्रैंडेड, मतलब कि यहाँ पे अगर ए है,
यहाँ पे U है, यहाँ पे G है, तो सामने वाले पे क्या होगा, U होगा, यहाँ पे A होगा और यहाँ पे C होगा। तो ये दोनों को तो पेयरिंग मिल रही है, पूरक है ये, तो ये क्या करेंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इस mRNA को हम क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड RNA, जो कि हमें चाहिए होता नहीं प्रोटीन बनाने के लिए, हमें तो सिंगल सिंगल चाहिए, इससे बननी है प्रोटीन। ये डबल स्टैंडर्ड हो गया, मतलब ये क्या हो गया, नकारा हो गया, निष्क्रिय हो गया, इससे अब कोई प्रोटीन नहीं बननी, राइट। हमने क्या किया, वही षड्यंत्र क्या रचा कि इस mRNA को इधर डाल दिया, किसके अंदर, कीट के अंदर। या ऐसा मान लो कि हमने इसको उस प्लांट में डाल दिया जहां पे ये नुकसान पहुंचा रहा था, कीट के अंदर डाल दिया, या जिस फसल को ये नुकसान पहुंचा रहा था उस फसल के अंदर हमने ये पूरा के पूरा TI प्लाज्मिड, मैंने प्लाज्मिड लिख दिया, ये पूरा के पूरा प्लाज्मिड इस फसल में डाल दिया, क्योंकि यही ये काम होना है, हमारी जो षड्यंत्र है उसकी कारीगरी तो यही होनी है। तो या तो इसी प्लाज्मिड को फसल के अंदर डाल दो, या ये जीन बनने के बाद उस कीट के अंदर डाल दो। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है भाई, किस किस कीट के अंदर डालने जाओगे आप, कीट पकड़ पकड़ के ले मुंह खोल, ऐसा थोड़ी करोगे, है ना। तो हमने क्या किया, ये वाला मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर है और थोड़ा सा लॉजिकली है कि हम क्या करेंगे, इसको इस फसल में डाल देंगे, है ना, फसल में डाल देंगे। क्या किया हमने, इसको फसल में डाल दिया, जिसको भी ये निमेटोड परेशान कर रहा था। इस फसल में हमने इस जीन को या प्लाज्मिड को डाल दिया है मैडम, वेरी गुड मैडम, ये डबल स्टैंडर्ड RNA निष्क्रिय वाला dsRNA, ठीक। अब जब ये कीड़ा इसको खाने आएगा, आओ जी मुंह खोलो, अब जब ये कीड़ा इसको, कीट इसको खाने आएगा तो क्या कार्यक्रम होंगे, ये सुनो। कुछ कार्यक्रम इस तरह के होंगे कि कीड़े को मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूं यहां से, कीड़ा ने कछुआ बना दिया मैम ने। तो अभी वही सेम प्रोसेस यहाँ जो हो रहा था, पहले DNA टूट रहा था, DNA टूटने के बाद इससे mRNA बन रहा था हमारा, कौन सा वाला mRNA, सेंस mRNA, सेम ये वाली कहानी, सेंस वाला बन रहा था और उससे प्रोटीन बन रही थी। अब जब इसने इसको खाया तो ये हमारा खतरनाक वाला mRNA, डबल स्टैंडर्ड RNA यहां पे आ गया, dsRNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, द्विरज्जु की जिसको बोलते हैं। जैसे ही RNA गया तो RNA को कीड़े ने काटा, कट 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 लगा दिए, सब जगह कट लगा दिए, तो ये खुल गए दोनों स्टैंड, दोनों स्टैंड खुल गए। अब ये दोनों स्टैंड हमने बनाए कैसे थे, ये दोनों स्टैंड इसी की कॉपी से तो बनाए थे, मतलब ये दोनों स्टैंड इनके भी पूरक हैं भाई। ये जो mRNA यहाँ पे बन रहा है वही mRNA तो हमने बनाया था यहाँ पे, उसी के DNA से तो बनाए थे, मतलब कि ये और ये तो सेम ही है, बस फर्क इतना है कि ये डबल स्टैंडर्ड है और ये सिंगल स्टैंडर्ड है। अब ये जब टुकड़े होंगे तो ये टुकड़े किससे जाके जुड़ेंगे, ये टुकड़े जुड़ेंगे यहाँ पे DNA पे जाके, यहाँ पे जुड़ेंगे, ऐसे जो ये टुकड़े हुए हैं इस DNA पे जुड़ जाएगा और दूसरा वाला इस DNA पे जुड़ जाएगा, जुड़ गया। क्या हुआ, क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन बंद, क्योंकि DNA को कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया। या दूसरी सिचुएशन समझ लो कि ये यहाँ पे आया और इसको क्या बना दिया, डबल स्टैंडर्ड बना दिया, बस हमारा तो यही काम था, इसको डबल स्टैंडर्ड करना। ये डबल स्टैंडर्ड होते ही क्या हो गया, निष्क्रिय। बहुत बढ़िया मैडम, बस प्रोटीन बनेगी नहीं, कीड़ा तो गया। तो आपने क्या किया इस प्रक्रिया में, हमने इस mRNA बनने की क्रिया में विघ्न डाला। क्या डाला आपने, इसको डिस्टर्ब किया, विघ्न डाल दिया आपने इसके अंदर,
और विघ्न को ही इंग्लिश में और हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरक्षेप कर दिया आपने इसके काम में, इंटरफेरेंस कर दिया आपने। इतनी बदमाशी पे उतर आए हैं आप। और इसीलिए हम किस में किया ये इंटरशेप? mRNA के काम में अंतरक्षेप किया, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं RNA अंतरक्षेप। समझ गए मेरे बच्चों? मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। एक बार और रिवाइज कर दूं? करेंगे वही कहानी के रूप में। एक बार एक कीड़ा रहा करता था जिसका नाम मेलेनोगाइन क्या था? इनकोग्निटा था। यह कीड़ा बड़ा खुश था क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटीन बनती थी और वो अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा था। हमें एक षड्यंत्र सूझा इसको मारने का, क्योंकि ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहा था। हमने इसके इस डीएनए का एक टुकड़ा निकालकर प्लाज्मिड में डाल दिया। दोनों डीएनए को अलग करके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए करके हमने 2 एमआरएनए बनाए। एक ऐसा एमआरएनए जो इसमें प्रोटीन बना रहा था उसको हमने सेंस एमआरएनए कहा, और दूसरे टेम्पलेट से दूसरा एमआरएनए बना जो एंटी सेंस था, क्योंकि इससे कोई प्रोटीन नहीं बनता था। लेकिन ये दोनों आपस में क्या होते हैं? पूरक होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे, इसीलिए ये जुड़ जाते थे, ये एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। अलग नहीं रह पाते थे तो हमने इस जुड़े हुए डीएनए का ही यूज करके या इस प्लाज्मिड को ही क्या कर दिया? उस फसल के अंदर डाल दिया जिसको ये कीड़ा खाया करता था। जब हमने इसको इस फसल में डाला तो कीड़े ने उसको खाया। जैसे ही कीड़े ने इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को खाया, जो कि दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके थे, है ना, आपस में जो है कनेक्टेड हो गए थे, पूरक थे, डबल स्टैंडर्ड थे, कीड़े ने खा के उनको अलग कर दिया। जुदाई जुदाई लंबी जुदाई। लेकिन ये जुदाई नहीं ज़्यादा देर नहीं रही, इनका ब्रेकअप हो गया। अब जब ब्रेकअप हो जाता है ना, रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप हो जाता है तो क्या होता है? लड़का लड़की एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए क्या ढूंढते हैं? वो सोचता है मैं दूसरी लड़की को ढूंढूं, गर्लफ्रेंड को, ये सोचता है मैं दूसरे बॉयफ्रेंड को ढूंढूं, है ना, ऐसे ही। तो बस यही कहानी। ये दोनों जब अलग हुए तो इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड और अपना बॉयफ्रेंड ढूंढने की ठानी कि ऐसे नहीं होगा, ईगो। अब जब ये कीड़े में गए तो इन्होंने पाया कि मेरा तो पेयर, यानी कि मेरी तो जो बॉय था उसने सोचा मेरी तो गर्लफ्रेंड यहाँ पे भी है, मेरी पेयरिंग तो यहाँ पे भी है, और ऐसे गर्लफ्रेंड को भी अपनी पेयरिंग मिल गई, अपना जोड़ीदार मिल गया। तो ये दोनों अलग हुए थे, इनको अपना अपना जोड़ीदार कहाँ मिल गया? यहाँ पे एमआरएनए में, क्योंकि एक था एंटी सेंस और एक था सेंस वाला। एंटी सेंस को सेंस चाहिए था तो एंटी सेंस को एक सेंस यहाँ पे भी मिल रहा है, तो इसने इसको यहाँ पे जाके क्या कर दिया? जोड़ी बना ली, और उस सेंस वाले को बोल दिया बाय, तो दूसरा ढूंढ ले, मेरा तो पेयरिंग मिल गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया? एमआरएनए के काम में दखलंदाजी कर दी ताकि ये प्रोटीन नहीं बना पाए, और इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? आरएनए अंतरक्षेप। अंतरक्षेप मैडम, और इधर भी र लगा देना, ठीक है, अंतरक्षेप। इंटर, यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है, बहुत नाइंसाफी है मैडम, बहुत नाइंसाफी। छी 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 छी, कैसी टीचर हैं आप? आपको इंटरफेरेंस की स्पेलिंग नहीं आती? अभी भी देख लेना, हो सकता है गलत हो। ठीक है, चलो, कभी कभी क्या है, हो जाता है। समझ में आ गया? तो मैंने आपको बीटी कॉटन और आरएनए इंटरफेरेंस दोनों समझा दिया है, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है आपको ज़रूर समझ में आएंगे, और समझ आए हैं, और आपके अगर डाउट दूर हुए हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको कितना और क्या समझ में आया है। तब तक के लिए बाय, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।